अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के घोटाला पार्टनर बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट ने डबल झटका दे दिया। आबकारी नीति केस से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को ठुकरा दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने के कविता को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद के कविता की मुसीबत और बढ़ गई और अभी वो जेल में रहेंगी। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल दोनों जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई ने भरी अदालत में के कविता की जमानत अर्जी कहकर विरोध किया कि कविता इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और अगर उनको जमानत दी जाती है वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामले में बीआरएस के नेता के कविता की याचिका पर बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने 7 मई को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश करने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर 6 मई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने के कविता के आवेदन पर दलीलें सुनी और ईडी सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता के वकील नितेश राणा ने आवेदन में अदालत से कहा कि वो तिहाड़ केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के बजाय अदालत के समक्ष पेश होना चाहती हैं। अदालत ने 23 अप्रैल को जेल अधिकारियों को कविता की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें डिजिटल तौर से पेश करने का निर्देश दिया था। यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो ईडी द्वारा दर्ज किए गए धन शोधन मामले में बंद थीं। दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई को खत्म होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने के कविता से गहन पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कविता ईडी के सामने जब पेश हुई तो उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले में आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई के बयानों से कराया गया, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध हैं। ईडी के मुताबिक पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने 2020-21 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस ने गेम चेंजर से लेकर जाने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत से पर्दा उठ गया है। अब पता चला कि जो नेता एसी कमरों से बाहर कभी निकलते नहीं थे वो मीलों कैसे पैदल चलते रहे हैं। असल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शराब और सब का पूरा इंतजाम था। रात में थकान मिटाने के लिए हर उस चीज का इंतजाम था जो चाहिए। कांग्रेस से इस्तीफा देने के अगले दिन राधिका खेड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा की इस हकीकत से पर्दा उठाकर कांग्रेस में खलबली मचा दी। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा देने के बाद कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लगाया। साथ ही सचिन पायलट, भूपेश बघेल, जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा तक की पोल खोल दी। राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ नेताओं ने शराब ऑफर की थी। जब इसकी शिकायत उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से की तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। राधिका खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रही हूं, अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। मैं लड़की हूं और लड़ रही हूं और वही कर रही हूं। अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका खेड़ा ने इस्तीफे के एक दिन बाद मीडिया से बात करते हुए कुछ खुलासे किए। राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ मीडिया सेल के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सुशील कुमार ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शराब ऑफर की थी और हमें मेरे साथ मीडिया सेल की 2 लड़कियां भी थीं और मुझे बार बार फोन करके पूछा गया मुझे कौन सी शराब चाहिए। वो मेरे कमरे के बार बार दरवाजे को खटखटाते रहे। मैंने सचिन पायलट से इस बारे में बात कही, वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कहा, दिल्ली में जयराम रमेश से कहा, पवन खेड़ा तक बात पहुंचाई, लेकिन बात का कोई भी असर नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मैं पार्टी की हिंदू विरोधी भावना के खिलाफ हूं। राधिका खेड़ा ने कहा कि बार बार शिकायत करने पर भी उनकी बातों को दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने सचिन पायलट को फोन किया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। उनके पीए ने मुझे बताया कि सचिन पायलट व्यस्त हैं। उनके पीए ने वहां किसी से बातचीत की और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस घटना के बारे में कुछ भी ना बोलूं, अपना मुंह न खोलूं। इसके बाद मैंने भूपेश बघेल, पवन खेड़ा, जयराम रमेश को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।
बाद में भूपेश बघेल ने मुझे वापस फोन किया और मैंने उनसे कहा मैं राजनीति छोड़ना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए कहा और तब मुझे समझ आया कि कैसे ये सब सिर्फ एक साजिश थी। इसके पहले राधिका खेड़ा ने कहा कि मैं अयोध्या धाम दर्शन करने गई थी। रामलला के दर्शन करने पर विरोध इस कदर होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, वहां पर धक्का मुक्की की गई, मुझे कमरे में बंद किया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं चीखती चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, छोटे से बड़े स्तर तक कांग्रेस नेताओं को न्याय के लिए पुकारती रही। मैं रामलला मंदिर होकर आई थी, इसलिए रामलला के दर्शन करने से उनको परेशानी थी और मैं अपने आप को इससे रोक नहीं पाई। जिस दिन मैं रामलला के दर्शन करके आई, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ा और वह विरोध मुझे न्याय के हक से दूर करेगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। Bureau Report, News of India. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की पूरी कहानी ही बदल गई। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हर बार की तरह आम आदमी पार्टी न वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की बात कर रही है, न हेल्थ मॉडल की, न फ्री पानी और न बिजली की बात हो रही है, और न ही तीर्थ यात्रा की। यहां तक कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ तक करना आम आदमी पार्टी भूल गई। न कहीं विकास की बात हो रही है, न कहीं दूसरी बात अब सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आकर रुक गई है और आम आदमी पार्टी को वोट भी केजरीवाल के नाम पर ही चाहिए और नोट भी। मतलब अपने आजमाए हुए नुस्खे को छोड़ आम आदमी पार्टी ने चुनाव का मुद्दा केजरीवाल को बना दिया। भ्रम यह है कि लोग सहानुभूति में वोट देंगे, इसलिए सुनीता केजरीवाल अपनी सभाओं में टेसुएं टपका रही हैं और फिर वोट मांगती हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की राह आसान कर दी है। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू प्रसाद से लेकर ममता बनर्जी, एमके स्टालिन से लेकर कम्युनिस्ट सरकार सब घेरे में है, आम आदमी पार्टी उसी लाइन में आकर खड़ी हो गई है। दिल्ली के मतदाता पिछले 10 साल से लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा प्रत्याशी को जीत का सेहरा पहना रहे हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को वोट देते रहे हैं। राजकुमार आनंद द्वारा इस्तीफा देने के बाद भी आपके पास 61 सीटें हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की रणनीति दिल्ली के विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाने की थी। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जब दिल्ली के मतदाता विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को वोट देते तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं देते। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बात करना शुरू किया था और उनकी योजना दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर स्वयं प्रचार करने की थी, ताकि लोकसभा चुनाव में चुनावी जीत का इंतजार खत्म हो सके। लेकिन इससे पहले ही ईडी ने आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद पार्टी ने रणनीति बदल दी। पार्टी के सभी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने से बीजेपी को फायदा ही होना है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी इन चुनावों में खुलकर खेल रही है और उसे जनता का साथ भी मिल रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, ताकि मतदाताओं की सहानुभूति केजरीवाल को मिले और पार्टी के पक्ष में झुग्गी झोपड़ी के लोग एक हो जाएं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसलिए देश को बचाना होगा। सुनीता केजरीवाल ने रोड शो में शामिल गठबंधन कार्यकर्ताओं से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए देने की घोषणा की है, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को जबरन जेल में डाला गया। अभी तक किसी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना। कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, 10 साल चलेगी तो क्या केजरीवाल 10 साल में जेल में रहेंगे। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करके संरक्षण दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ कि इसके जरिए भाजपा ने रिश्वत ली। प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि भाजपा ने केजरीवाल को बिना किसी सबूत और FIR के जेल भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिली तो फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की कविता चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांग सकते हैं, क्योंकि कानून तो आखिर सबके लिए बराबर है। लेकिन इस जमानत के खेल के पीछे बड़ा खतरा है, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने किया था। हाईकोर्ट की आशंका है कि अगर केजरीवाल को जमानत देंगे तो कई हत्यारा, कई रेपिस्ट पार्टी बना लेगा और प्रचार के लिए जमानत की मांग करेगा। अब खासतौर पे पंजाब में कुछ वैसे ही होने जा रहा है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने कमर कसना शुरू कर दिया है।
लेकिन बड़ी बात यह कि इन पार्टियों के अलावा कई खालिस्तानी चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। अगर केजरीवाल को चुनाव के नाम पर जमानत मिली तो ये मांग ये सब करेंगे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो खुलेआम खालिस्तान की मांग करते हैं और उस विचारधारा को वाजिब भी ठहराते हैं, तो कई ऐसे हैं जो विदेशों में खालिस्तानी आतंकियों को रहने का ठिकाना उपलब्ध करवाते हैं। अमृतपाल सिंह, सिमरनजीत सिंह मान, सरबजीत सिंह खालसा, संदीप सिंह जैसे खालिस्तानी समर्थक हैं। इनमें अमृतपाल सिंह और संदीप सिंह जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह के परिजनों का कहना है कि वो निर्दलीय ही खडूर साहिब सीट से चुनाव में उतरेगा। अमृतपाल सिंह के अलावा संगरूर सीट से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। वे उपचुनाव में जीत हासिल करके सांसद बने थे और दोबारा चुनाव में उतरने वाले हैं। सांसद बनने के बाद भी सिमरनजीत सिंह ने खुलकर अलगाववादी विचार रखे थे और कहा था कि खालिस्तानी एक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। सिमरनजीत सिंह ने यह भी कहा था कि जैसे हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है वैसे ही खालिस्तान भी है। यही नहीं, सिमरनजीत सिंह मान ने इस खुलासे पर तो बहुत विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने माना कि मैंने खालिस्तान समर्थकों को विदेश भेजने में मदद की थी और उन्हें शरण देने के लिए लेटर भी लिखे थे। सिमरनजीत सिंह का कहना था कि 50,000 लोगों के लिए उन्होंने ऐसे लेटर लिखे थे जिसके लिए हर शख्स 35,000 रुपए लिए गए थे। सिमरनजीत सिंह के अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा भी चुनाव में उतरा है। सरबजीत सिंह खालसा पहले भी 2014 और 19 में चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार फरीदकोट सीट से चुनावी मैदान में है। इससे पहले उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और बठिंडा से चुनाव लड़ा था। सरबजीत सिंह खालसा अक्सर खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। फरीदकोट सीट से कांग्रेस के मोहम्मद सादिक सांसद हैं। फिर मौका है। इन लोगों के अलावा संदीप सिंह भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। संदीप सिंह भी अमृतपाल सिंह का ही समर्थक है। संदीप सिंह पर हिंदू नेता सुधीर सूरी के 2022 में हत्या करने का आरोप है। पिछले दिनों संदीप के परिवार और सिख संगठनों की बैठक हुई थी। इसके बाद उसके चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। संदीप अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा और उसके चुनाव की प्रक्रिया जेल से पूरी की जाएगी। संदीप के परिवार का कहना है कि अगर अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ता तो संदीप को भी चुनाव लड़वाया जाएगा और संदीप सिंह उर्फ सनी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।